हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि क्लास 11th की अकाउंटेंसी पहले जब वो पढ़ने के लिए आते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उन्हें पढ़ने की अंदर से इच्छा भी होती है कि पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में जब उन्हें बहुत सारे डेफिनेशंस लिखवाए जाते हैं, हर चीज़ की डेफिनेशन लिखवाई जाती है, प्रैक्टिकल उसे नहीं समझाया जाता है, तो वो उनके दिमाग में एक बात धीरे धीरे ये बैठने लग जाती है कि यार ये अकाउंट्स लोग कहते थे कि ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, बट हम तो अभी पिछले 10 दिनों से सिर्फ हम डेफिनेशन डेफिनेशन और डेफिनेशन लिख रहे हैं। टीचर्स की भी मजबूरी ये है कि डेफिनेशन स्टार्टिंग में लिखवाना, क्योंकि नया सब्जेक्ट है तो नए सब्जेक्ट में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है जो स्टूडेंट को समझाना होती है। प्रैक्टिकल सीधे नहीं जा सकते प्रैक्टिकल में, तो इसी चीज के को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने एक ऐसी कोशिश की है कि कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का कॉम्बिनेशन रख करके कुछ इस तरीके की चीज लाएं जिससे कि स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, बोर भी ना हो वो और उसे भी मजा आने भी लग जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अच्छे से खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिकल के साथ खत्म हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के रखिए, सो दैट जब भी मैं इस तरीके की वीडियो लाऊं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिजनेस है, अकाउंट्स की बात जब हम करते हैं तो बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस के अंदर जितने भी चीज होते हैं, पैसों का लेन देन होता है, सुबह से लेकर शाम तक, अप्रैल से लेकर के मार्च तक। अप्रैल से मार्च इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकाउंटिंग ईयर एक टर्म आपको पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग ईयर अप्रैल में अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। तो ये पूरे 12 महीने में जो भी वो ट्रांजेक्शन्स करता है, लेन देन करता है, पैसों का लेन देन करता है, या तो वो आज देगा या कल देगा, आज मिलेगा या कल मिलेगा, उसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो बिजनेस की हम बात करते हैं अकाउंट्स के अंदर, उसकी अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग क्या होता है वो भी समझेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ दो चीजें बनाई हैं। एक तो मैंने बिजनेस के ऑनर को लिखा है, ये बिजनेस का ऑनर है मिस्टर एक्स, और ये बिजनेस है। ऑब्वियस सी बात है, ऑनर बिजनेस में कुछ पैसा लगाएगा, तो इसने देखिए सबसे पहले नंबर 1 लिखा मैंने, सबसे पहले इसने 15 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगा दिए। एक स्टोरी समझ रहे हैं हम, कुछ भी समझने की ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप स्टोरी सुनो। जैसे एक छोटे बच्चे को स्टोरी सुनाई जाती है ना कि एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा था वैसा था, वो सारी चीजें, उसी तरीके से एक स्टोरी सुना रहा हूं मैं। उस स्टोरी को आप सुने और उसी के अंदर से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको सिखा दूंगा। इसका ये फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट के अंदर कुछ टिपिकल सी टर्मिनोलॉजी है जो हम सेकंड पार्ट में लेंगे। पहले सिंपल वाली टर्मिनोलॉजी हम सीखते हैं और आपको पता है इसमें से 80% चीजें। तो देखिए, हम एक स्टोरी सुन रहे हैं। ये ऑनर है, इसने बिजनेस के अंदर एक पैसा लगाया, 15 लाख रुपए से इसने सोचा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा? उसने सोचा कि मैं एक इलेक्ट्रिक शॉप खोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉप खोलता हूँ। उसने 15 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगा दिए। अब 15 लाख रुपए लगाने से बिजनेस चल तो नहीं जाएगा। 15 लाख रुपए लगाने के बाद उसने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी खरीदे। उसने अपने शॉप के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद लिए हैं और वो 10 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद लिए। देखिए, 15 लाख रुपए था, उसमें से 10 लाख के वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद करके ले आया। क्योंकि बिजनेस जब इनिशियल स्टेज पर होता है तो कोई भी उसे उधार नहीं देता, क्रेडिट नहीं देता, तो इसलिए उसने 10 लाख रुपए पूरे कैश में गुड्स खरीद करके लाया। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे ऑब्वियस ही बात है, जब वो शॉप में आएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ जाएंगे तो शॉप के अंदर बहुत सारे रैक बनाने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, सो दैट दुकान थोड़ी सी अच्छी दिखे, सुंदर दिखे, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होकर के शॉप के अंदर आए। तो उसने कुछ फर्नीचर भी खरीदा, 2 लाख रुपए का उसने फर्नीचर बनवा लिया। आप देखिए, 15 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए उसने इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद लिया, 2 लाख की फर्नीचर बनवा लिया, 12 लाख रुपए उसके चले गए। अब उसके पास 3 लाख रुपए बचा हुआ है। उस 3 लाख में से अब उसने ये सोचा कि यार, अब जब मेरे पास कस्टमर आएगा तो कस्टमर जब वो कुछ परचेज करेगा तो मुझे उसको बिल भी देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड बिल दिखे, थोड़ी अच्छी दुकान दिखे, थोड़ा सा कस्टमर को फील आए कि दुकान बहुत अच्छी है, सिस्टमेटिक काम होता है। उसने एक कंप्यूटर और प्रिंटर भी खरीद लिया जिससे वो बिल वगैरह बनाएगा, कुछ अगर स्टेशनरी का आइटम, कुछ फोटोकॉपी वगैरह करना हुआ तो वो कर सके। उसके लिए उसने एक कंप्यूटर और प्रिंटर परचेज कर लिया है। कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों मिलाकर के 35,000 रुपीज का आया है। इस 35 में से उसने 25,000 तो कैश में पेमेंट कर दिया, 10,000 रुपए उसने कहा मैं बाद में दूंगा, नॉट येट टू पे लिखा है 10,000, मतलब उधार में खरीद के लाया, आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो इससे एक ट्रांजेक्शन्स पैदा होते हैं, एक आइटम पैदा हो, एक टर्मिनोलॉजी पैदा हो गई, नॉट येट पेड या येट टू पेड में
आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी भी हमें वो कुछ किसी को पैसा देना है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी होती है आगे की चीज है। अभी इसको यहीं पे होल्ड करते हैं, अभी हम स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है भाई। इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ी, फिर उसने सोचा अब देखो सारी चीज, दुकान में सारी चीजें अवेलेबल है, शॉप है, गुड्स है, फर्नीचर वगैरह बन गया है, प्रिंटर है, कंप्यूटर है। अब उसके पास कोई कस्टमर आया, उसने 5 लाख रुपए का गुड्स उस कस्टमर को 7 लाख रुपए में सेल कर दिया। कितने का गुड्स सेल कर दिया? 5 का गुड्स 7 में सेल कर दिया, 2 लाख का प्रॉफिट। और सीधा सीधा हम हमारे कॉमन सेंस से बात कर रहे हैं। और 3,10,000 रुपए में भी उसने सेल किए हैं कुछ गुड्स, लेकिन वो क्रेडिट में किया है। वो गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 2.5 लाख रुपए थी। बट इसी में ऐसा हुआ कि जब वो क्रेडिट में गुड्स सेल किया, जिस भी पर्सन को किया था, उसे कुछ आइटम पसंद नहीं आए, उसने 20,000 रुपए की कॉस्ट का आइटम हमें रिटर्न कर दिया 25,000 रुपए। मतलब हमने 25,000 रुपए का गुड्स हमारे पास सेल्स रिटर्न आया है। तो एक टर्म हमने सीखा, सेल्स रिटर्न। क्या सीखा हमने सेल्स किया था, वो सामने वाले के पास गुड्स आ गया, वो माल वापस आ गया, उसे हम क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न। जो माल बेचा था वो सेल्स वाली गिफ्ट रिटर्न हुई है। तो हमें 25,000 रुपए का गुड्स रिटर्न हुआ, लेकिन एक्चुअल में उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ी थी? 20,000 रुपए पड़ी थी, ठीक है। इसके बाद हम 6 नंबर पे आते हैं। बिजनेस थोड़ा सा आगे चला, रिस्पॉन्स दिखने लगा, तो इस पर्सन ने सोचा कि क्यों ना बिजनेस में और थोड़ा सा पैसा लगा दिया जाए, या उसे ऐसा लगा होगा कि बिजनेस में थोड़े और पैसे लगाने की जरूरत है, कैपिटल और लगा दे, थोड़े और आइटम रख लें, क्योंकि कस्टमर आते होंगे, सामान के बारे में पूछते होंगे, वो गुड्स उसके पास होगा नहीं और वो कस्टमर वापस चला जाता हो। तो उसने कहा कि और 2-4-5 लाख रुपए लगा दें तो बिजनेस में वो सारे आइटम हम ले आएंगे, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर वापस चले जाते हैं। तो उसने 5 लाख रुपए का 6 नंबर पे मैंने लिखा है एडिशनल कैपिटल लगा दिया, ठीक है। अब पूरी बिजनेस के अंदर कैपिटल कितनी हो गई? 15 लाख और 5 लाख, 20 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं। अब पैसे हो गए इसके पास, इस 5 लाख रुपए उसके पास है, वो 5 लाख रुपए लेकर के, और पहले से भी कुछ 2 लाख रुपए पड़े थे, ये पैसा लेकर के वो मार्केट में गया कुछ एडिशनल आइटम परचेज करने। तो वो आप देखिए 7th नंबर पे उसने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज किया। 8 लाख रुपए का गुड्स वो परचेज करके लाया, बट उस 8 लाख में से 6 लाख रुपए तो नकद दे दिए, कैश दे दिया, इमीडिएट पे कर दिया, जिसे कहेंगे कैश गुड्स परचेज। और 2 लाख रुपए उसने कहा हम बाद में देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में नाम हो गया था, मतलब वो ट्रांजेक्शन्स करने लगा था। वो जिस दुकान से पहले उसने माल खरीदा था, हो सकता है उसी से खरीदा हो, उसने बोला ठीक है रेगुलर कस्टमर, इसको 2 लाख की उधारी दे दो। तो 2 लाख रुपए का क्रेडिट परचेज वो करके लाए। और जब कभी भी क्रेडिट परचेज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी क्रेडिट परचेज किया जाता है तो क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? क्रेडिट परचेज की वजह से ये परचेज लिखा है, और जब ये परचेज क्रेडिट हो जाता है तो इससे जो चीज क्रिएट होती है उसे कहते हैं क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। ये कहाँ लिखे जाते हैं? ये बैलेंस शीट की, मैं यही बनाते चलता हूं, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखे जाते हैं यहाँ पर, ठीक। वो आगे हम सब समझने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा जिक्र हुआ तो मैंने बता दिया। इसके बाद आगे गाड़ी बढ़ी। 2 LCD आइटम ऐसे थे, अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक की वजह से 2 LCD टीवी टूट करके गिर गई होगी, बिल्कुल खराब हो गई। क्योंकि दुकान का इंश्योरेंस करा रखा था, इस पर्सन ने, ओनर ने इंश्योरेंस कंपनी वाले को बुलाया और कहा कि देखो हमारी 2 LCD टीवी टूट गई है, 50,000 का हमें नुकसान हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ने आकर के चेक किया होगा, इंस्पेक्शन किया होगा, क्लेम लॉन्च किया होगा, लगाया होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती कि नहीं, पूरा नुकसान नहीं हुआ, हम 50,000 नहीं देंगे आपको, सिर्फ 30,000 रुपए देंगे। तो ठीक है भाई, 50,000 में से 30,000 मिल गए या मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये 20,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया बिजनेस को। कितना हो गया? 20,000 का लॉस हो गया। चलिए इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ी। 9th नंबर पे फिर से कोई कस्टमर आया, उसको फिर से गुड्स सेल किया। इस बार गुड्स जो सेल किया वो 3 लाख में सेल किया, बट उसकी कॉस्ट कितनी थी? 2,25,000 रुपए। लेकिन अब जो कस्टमर आया वो बार्गेनिंग करता है। अब वो कस्टमर आके हमसे पूछता है कि भाई साहब कुछ डिस्काउंट तो दो। और चूंकि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमने पहले से डिस्काउंट ऑफर लगा रखे थे, हमने डिस्काउंट ऑफर लगा रखा था, मानसून ऑफर, जैसे आप देखते हैं लगा होता है मानसून ऑफर, 10% ऑफ, 5% ऑफ। तो ये बिना बोले ही हम दे रहे हैं उसे, उसमें उसे मांगने बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बिल में वो 5% कम हो जाएगा। लेकिन तो उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। 15,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। 3 लाख में से 15,000 हमें इमीडिएट कम करने पड़ गए, तो हमें कितने मिलेंगे? 2,85,000 मिलेंगे। अब 285 में से भी 5,000 रुपए हमें डिस्काउंट देना पड़ गया।
ठीक है। वो कस्टमर उसके बाद भी कहता है कि नहीं ये तो आपने दिया, ये तो पहले से ही कम थे, हम तो इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं और हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं। फिर उसने कोई रेफरेंस बताया होगा तो हमें 5,000 रुपए और कम करने पड़ गए, हमारे पॉकेट से गया ये 5,000 रुपए क्या है, कैश डिस्काउंट है। ये भी बिजनेस के लिए लॉस हो गया, ठीक है। ये भी बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। ये बिजनेस के लिए लॉस नहीं है, ये बिजनेस के लिए लॉस नहीं है, और जब लॉस नहीं है तो इसको कहीं भी शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बिजनेस के लिए लॉस है, और जब लॉस है तो बिजनेस में इसको शो किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद गाड़ी और आगे बढ़ी, दुकान धीरे धीरे चल रही थी। इसके बाद उसने एक काम किया, भाई स्टाफ है, महीना खत्म हुआ होगा तो स्टाफ को सैलरी भी देनी पड़ी होगी। 3 4 5 स्टाफ थे, महीना खत्म हो गया या ईयर एंड, कुछ भी मान सकते हैं आप, मान लेते हैं हम ईयर एंड हो गया, तो ईयर एंड में उसने जो स्टाफ रखे थे उसकी सैलरी बनती है 55,000। स्टाफ को उसने 55,000 रुपीज देना था, लेकिन 55,000 नहीं दिया, उसने 50,000 रुपए दिया। 5,000 रुपए बोला अगले महीने ले लेना या बाद में देंगे। तो जो 5,000 रुपए नॉट टू पे है या येट टू पे है, इसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एक वर्ड आ गया आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और इमीडिएट 50,000 रुपए तो आप पे कर दिए, तो इसे कैश पेमेंट कहेंगे। चलिए, इसके बाद गाड़ी और आगे बढ़ी। फिर हमने कुछ इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस की प्रीमियम की भी डेट आ गई। हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम भर दिया। प्रीमियम का अमाउंट था 10,000 रुपए, ये लिखा हुआ प्रीमियम का अमाउंट 10,000। बट उस प्रीमियम के अमाउंट में इस साल का जो प्रीमियम होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, वो होता है सिर्फ 5,000 रुपए। लेकिन हमने प्रीमियम भरा 10,000 रुपए, 5,000 रुपए अगले साल का भी प्रीमियम हमने इसी साल भर दिया। तो इसे कहते हैं नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम, अगले साल का खर्चा कोई अगर इस साल दे दिया जाए तो उसे कहते हैं प्रीपेड। क्या कहते हैं उसे कहते हैं प्रीपेड। तो एक टर्म आपने और सीखा कि कोई चीज अगर पहले से दे दी जाए, कोई एक्सपेंसेस अगर समय से पहले दे दिया जाए तो उसे कहते हैं प्रीपेड। ये एसेट होता है, एसेट होता है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, ठीक है। वो हम देखेंगे जब बैलेंस शीट की बात होगी तब हम देखेंगे। चलिए, इसके बाद गाड़ी और आगे बढ़ी। इस इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद आप देखो 12 नंबर मैंने यहाँ लिखा। अब बिजनेस है तो बिजनेस से हमें कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसे भी निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लिए, 30,000 रुपए हमने विड्रॉ कर लिया। तो अगर कोई पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से पैसा निकाला जाता है तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला जाता है या गुड्स निकाला जाता है तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। मान लीजिए मैं अभी ये एग्जांपल है, यहाँ कैश निकाला है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, हमारे घर का एक ट्यूबलाइट खराब हो गया। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो मैंने नौकर को बोला एक काम कर, 2 ट्यूबलाइट ले जाके घर पे लगा दे। क्या ये बिजनेस के काम में लगा ये ट्यूबलाइट? नहीं। किसी दूसरे कस्टमर को बेचते तो पैसा मिलता। यहाँ ये जो 2 ट्यूबलाइट हमारे शॉप से निकल करके घर पे आया, उसके बदले में कोई पैसा शॉप में आएगा तो है नहीं। तो शॉप ये मानता है कि ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो पर्सनल पर्पज के लिए है तो ये ड्रॉइंग्स हो गया। लेकिन ड्रॉइंग्स किस चीज की है? ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स है, ड्रॉइंग्स ऑफ कैश नहीं है। क्या है ये? ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स है। चलिए, इस तरीके से पूरी चीज हमारी क्या हो गई, ये ट्रांजैक्शन। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में आप देखिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम कैश में जिसकी वैल्यू ना कर सकते हो। तो जो चीज कैश में जिसकी वैल्यू की जा सकती हो उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। और ट्रांजैक्शंस को ये शॉपकीपर या तो इस तरीके से लिख लेगा या 1 2 3 4 5 करके 12 तक वो लिख लेगा कि हमने ये किया, थर्ड नंबर में ये किया, फोर्थ में ये किया, फिफ्थ में ये किया। लेकिन क्या ये सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग है? अब अगर ये शॉपकीपर अगर साल के अंत में, ध्यान से देखिएगा, अगर ये शॉपकीपर, ध्यान से सुनिएगा, अब आप मुझे बताइए, अगर ये शॉपकीपर ये जानना चाहता है कि साल भर मैंने बिजनेस किया, ध्यान से देखिएगा, साल भर उसने बिजनेस किया, ये पूरे 12 महीने हैं, 12 मंथ्स हैं, तो इस 12 मंथ्स के एंड पर ये स्टार्टिंग डेट है, ये ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है। अगर वो एंड पे ये पता लगाना चाहे इस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो कैसे लगाएगा बताओ? क्या सिर्फ ये लिख करके तो लगा नहीं सकता? तो क्या करना पड़ेगा उसको सिस्टमेटिक चीजों को स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप समझ में आ रही है?
रिकॉर्डिंग इन ए सिस्टमेटिक मैनर इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अभी अकाउंटिंग नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसी को जब सिस्टमेटिक मैनर में लिख दिया जाएगा तो अकाउंटिंग हो जाएगा। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, बिना प्रेस वाले पहने तो अनसिस्टमेटिक है, और इसी कपड़े को जब हम आयरन करके प्रेस करके पहन लेते हैं तो सिस्टमेटिक हो जाता है। मेरे भी बाल देखिए अनसिस्टमेटिक है, ठीक है, ये अच्छे लग रहे हैं क्या, नहीं लग रहे, लेकिन मैंने इसी को कॉम्ब कर लिया, ये देखिए मैंने कॉम्ब कर लिया है, तो ये कैसे हो गए, अब ये हो गए हैं सिस्टमेटिक। तो मैंने किस चीज का यूज किया सिस्टमेटिक करने में, कॉम्ब, कंघी का यूज किया है, ठीक है। तो उसी तरीके से किसी भी चीज को सिस्टमेटिक करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, ठीक है। तो उसे हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज करके इसको सिस्टमेटिक करेंगे, और फिर सिस्टमेटिक करने के बाद वो अकाउंटिंग हो जाएगी, और अकाउंटिंग के बाद हमें लास्ट में पता पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक स्टूडेंट साल भर तैयारी करता है और लास्ट में जब पेपर होता है, पेपर होने के बाद रिजल्ट में उसे मालूम पड़ता है वो पास हुआ या फेल हुआ, ठीक है। तो अब देखिए अकाउंटिंग को थोड़ा और सिंप्लीफाइड मैनर में अगर हम समझते हैं तो अकाउंटिंग क्या है। मैं इनमें से ही एक ट्रांजेक्शन लेता हूं, इनमें से एक ट्रांजेक्शन लेता हूं। सपोज मैंने ये उठा लिया, मैंने ये वाला ट्रांजेक्शन उठा लिया है, गुड सेल वाली। आप देखिए 5 लाख की गुड्स को 7 लाख में बेच दिया था। अगर आप अकाउंटेंट नहीं है, सिंप्लीफाइड मैनर में आपसे पूछा जाए कि बताओ इस 5 लाख की चीज को अगर तुमने 7 लाख में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बहुत आसानी से कह देंगे कि कॉस्ट प्राइस थी 5 लाख रुपए। क्लास 5th की बात बता रहा हूं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। हमने इसको सेल कर दिया है, सेलिंग प्राइस है 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपए का हमें क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। बहुत आराम से आसानी से आपने कह दिया, ठीक है। तो क्या ऐसे ही हम करते रहेंगे क्या हम ऐसे ही, मान लीजिए बिजनेस के अंदर 50 बार गुड्स बिकेगा, बिजनेस के अंदर 50 बार गुड्स बिकेगा, सैकड़ों बार बिक सकता है, साल में हजारों बार बिक सकता है, हजारों बार गुड्स परचेज करना पड़ेगा, अलग अलग टाइम पे परचेज करेंगे, अलग अलग कस्टमर से परचेज करेंगे, सप्लायर से परचेज करेंगे, तो क्या 1000 बार निकालेंगे ऐसा, क्या ये फिजिबल है? तो कोई ऐसी चीज जहां पर सारी चीजें एक जगह पर आ जाए और हमें एक जगह पे मालूम पड़ जाए कि भैया पूरे साल भर में इतने की सेल हुई, इतने का खर्चा हो गया, इतने का प्रॉफिट आ गया। इसी चीज को अगर मान लीजिए मैं कहता हूं पूरे साल भर में हमने 5 लाख का गुड्स खरीदा था, उसको 7 लाख में बेच दिया, 2 लाख का प्रॉफिट आ गया, और इसे कहा जाए कि अकाउंटिंग करो, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? इसी चीज को लिखने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसी चीज को जब हम ऐसे लिख देते हैं, इसे कहते हैं टी फॉर्मेट, तो हम लिखेंगे यहां पर बाय सेल्स 7 लाख रुपए, और यहां पर लिखेंगे टू कॉस्ट। इसे एक्चुअल कॉस्ट नहीं कहते, इसे कहते हैं, हमारी भाषा में मैं कॉस्ट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप अभी नए नए हैं, इसे कहते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बिका है उसकी कॉस्ट। ये है 5 लाख रुपए, तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे कि हमें 2 लाख रुपए का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। ये जो हमने चीजें लिखी, ये क्या है, ये अकाउंटिंग हो गई, ठीक है। तो अकाउंटिंग हमने इसको सिस्टमेटिक लिख दिया, ये हेफाजत तरीके से लिखते थे हम क्लास 5 में, मैथमेटिकल तरीके से लिखते थे, इसी को हमने अकाउंटिंग की भाषा में लिख दिया। अब इसी चीज को जो अकाउंट्स को पैदा करने वाला व्यक्ति, उसका नाम है लुका पेसियोली। क्या नाम है? लुका पेसियोली इज द ओरिजिनेटर ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअल में लुका पेसियोली एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 27 पेजेस की, लास्ट के 4-5 पेज में उसने मैथ्स के बारे में, मैथ्स के जैसा अकाउंट्स को बताया। बोला कि मैथ्स में जिस तरीके से LHS इक्वल्स टू RHS होता है, उसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर भी डबल एंट्री जैसा दिखता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। अब डेबिट क्रेडिट क्या है? डेबिट क्रेडिट ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सूरज निकलता है, सूरज है तो चांद है, दिन है तो रात है, हेड है तो टेल है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड है तो टेल है। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैथ्स में LHS इक्वल्स टू RHS दिखता है, उसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर भी डबल एंट्री जैसी है। हम बेचने वाले हैं तो कोई खरीदने वाला है, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो कोई सैलरी ले रहा है, ठीक है ना। हर चीज के 2 पहलू हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन एक बात बताइए, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे दिख रहे हैं जो कि बार बार होते हैं। जैसे गुड्स खरीद रहा है, बार बार खरीदा, आप यहीं पर देख लीजिए। सबसे पहले हमने यहां पर गुड्स खरीदा था, फिर हमें बिजनेस में और गुड्स की जरूरत पड़ी तो हमने फिर से गुड्स खरीद लिया।
फिर हमने गुड्स को सेल कर दिया, यहां पर सेल किया, फिर हमारे पास कस्टमर वापस आ गया, फिर हमने सेल किया। तो ये जो ट्रांजेक्शन बिजनेस में बार बार होते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन या रिकरिंग नेचर के ट्रांजेक्शन, बार बार होने वाले ट्रांजेक्शन। लेकिन अब देखिए कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन हैं जो बार बार नहीं हुए, जैसे फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज किया, क्या ये बार बार खरीदेंगे? इसे कहते हैं कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं? कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। फिर हमने कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदा, ये भी क्या है? कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन है। क्या है? कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन है जो बार बार नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने इससे बहुत सारी चीजें सीख ली। पहला तो हमने ये सीखा कि बिजनेस में कोई व्यक्ति अगर पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। दोबारा अगर वो कैपिटल लगाए तो उसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल। बिजनेस में अगर गुड्स को अगर बार बार खरीदने वाली गुड्स है तो उसे हम कहते हैं गुड्स। ऐसा जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप चला रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से रिलेटेड अगर कोई गुड्स खरीदूंगा बेचने के लिए तो उसे हम क्या कहेंगे? परचेज। अब परचेज भी दो टाइप से होंगे, अगर इमीडिएट पेमेंट कर दिया है तो कैश परचेज, और बाद में पेमेंट देने का बोला है तो क्रेडिट परचेज। और जब कभी भी क्रेडिट परचेज होगा तो क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे। इसी तरीके से जब हम सेल्स की बात करते हैं, सेल्स में अगर हम क्रेडिट सेल्स करेंगे, जैसे यहां पर है, सेल्स के अंदर जब क्रेडिट सेल्स होता है तो एक टर्म पैदा हो जाता है डेटर्स, और डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट होते हैं। कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं? इसको मैं अलग से बाइफरकेट करके लिख देता हूं। डेटर्स कहां लिखे जाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखे जाते हैं। बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पैसा लेना है, एसेट में वो सारी चीजें लिखी जाती है जिनसे हमें पैसा लेना है या जो चीज हमारे पास है। ठीक है, अब एसेट की भी जब बात करते हैं तो एसेट दो तरीके का होता है। आप एक बात बताइए, ये जो फर्नीचर आपने बनवाया, आपने जो कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदा है, ये कैपिटल नेचर का तो है, बार बार तो खरीदेंगे नहीं, बट ये क्यों किया आपने ऐसा? बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। बिजनेस में हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो ऐसी चीज जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस में लगाए जाते हैं और लॉन्ग टर्म नेचर के लिए लगाए जाते हैं, लंबे समय के लिए लगाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं एसेट। ठीक है, एसेट के भी क्लासिफिकेशन है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ठीक है, करंट एसेट, नॉन करंट, वो बाद का पोर्शन है। जब हम बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे। हमारा सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में बताऊंगा। अभी तो नॉर्मल वे में मैं बता रहा हूँ। और एक बात बताइए, इनमें से जितनी बातें मैंने कही, क्या इनसे आप वाकिफ नहीं है? क्या डेली आप नहीं देखते हैं? आपको पता है, बट इसके टर्म आपको अकाउंटिंग टर्म नहीं मालूम। दो तीन टर्म मालूम होंगे, परचेज मालूम होगा, सेल मालूम होगा, कैश परचेज मालूम होगा, क्रेडिट परचेज, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं मालूम होगा, आपको प्रीपेड नहीं मालूम होगा, आपको कैपिटल नेचर नहीं मालूम होगा, आपको रेवेन्यू नेचर नहीं मालूम होगा। तो ये धीरे धीरे करके हम इन सारी चीजों को समझते जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपकी आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे तो इसके और भी कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखे हैं बिजनेस के, वो सारी चीजें हम समझेंगे और आपको 100% मैं श्योर हूं कि क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।